न्यू आईपीओ आया है सीडेमैक मैकाट्रॉनिक्स। नाम से तो अच्छा लग रहा है, लेकिन देखते हैं कितना फाइनेंशियल्स, क्या फाइनेंशियल्स हैं, क्या रेट्स हैं, क्या प्रॉफिट बनाने में हेल्प कर पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आईपीओ डिटेल्स की तरफ। आईपीओ डेट जो रखी गई है 4 से 6 मार्च के बीच में आईपीओ ओपन रहने वाला है। लिस्टिंग डेट रहेगी उसके नेक्स्ट वेडनेसडे 11 मार्च को। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर और प्राइस बैंड रखा गया है 1287 से 1352 का प्राइस बैंड यहाँ रखा गया है। कट ऑफ प्राइस रहेगा 1352 का। अप्लाई करेंगे तो 1352 पर अप्लाई करेंगे। लॉट साइज रखा गया है 11 का। 11 शेयर्स का बंडल है और सेल है, पूरा ऑफर फॉर सेल है। कुछ भी पैसा कंपनी में नहीं जा रहा। जो पुराने प्रमोटर्स हैं, वीसीज हैं, वो अपना हिस्सेदारी बेचकर निकल रहे हैं। एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट 128 रुपये। जो एम्प्लॉयज हैं वो 100 कट ऑफ से 128 रुपये नीचे एम्प्लॉय कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि और क्या डिटेल्स हैं, कितना इशू साइज है। इशू साइज की बात करें तो 1087 करोड़ रुपीस का आईपीओ रहने वाला है। एक अच्छा बड़ा आईपीओ है, लेकिन पूरा का पूरा जा रहा है प्रमोटर्स की जेब में। तो एक हम ये नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ भी पैसा कंपनी के फेवर में नहीं है। कुछ भी कंपनी अपने आप को बढ़ाने में, सेल्स के लिए और किसी भी चीज में यूज नहीं कर सकती। तो टाइम टेबल पर नजर डाल लेते हैं क्या रहने वाला है। ओपन होगा 4 मार्च वेंसडे को, होली के जस्ट नेक्स्ट डे पर। क्लोजिंग होने वाली है 6 मार्च को। अलॉटमेंट मिलेगा 9 मार्च मंडे को। और ट्यूसडे को आ जाएंगे रिफंड्स और क्रेडिट शेयर्स 10th मार्च को। और लिस्टिंग नेक्स्ट डे वेंसडे 11th मार्च को हो जाएगी। आईपीओ रिजर्वेशन की तरफ नजर डालते हैं कि क्या रिजर्वेशन रखा गया है। क्यूआईबी में बात करें तो 50% का रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है। रिटेल के लिए रखा गया है 35% और एचएनआई के लिए 15% यहाँ पर फिक्स किया गया है। लॉट साइज में बात करें तो एक लॉट में मिनिमम 11 शेयर्स मिलने वाले हैं, जो कि 14,872 रुपए के पड़ेंगे। मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू रहने वाली है 1,93,336 रुपए। उससे ऊपर स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट्स और बिग एचएनआई में 68 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। 2007 में कंपनी बनी थी। सेड मैकाट्रॉनिक्स पुणे बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्पेशलाइजिंग है कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स में। डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है पावर ट्रेन कंट्रोलर्स, मोटर कंट्रोल प्रोडक्ट्स, इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर सॉल्यूशंस फॉर ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए ये सारी चीजें ये बनाती है। कंपनी फोकस करती है इनोवेशन थ्रू पेटेंटेड सेंसरलेस मोटर कंट्रोल technology, enabling precise performance without external sensor. And SEDMAC works closely with major OEMs, offering reliable, efficient, and scalable electronic solutions. The company is the first in India to develop, design and manufacture sensorless commutations. पहली है जो ये इस तरीके का काम इंडिया में कर रही है, डेवलप कर रही है, डिजाइन कर रही है और मैन्युफैक्चर कर रही है सेंसरलेस कम्यूटेशन बेस्ड इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर्स। ECUs for two-wheelers and three-wheelers, internal combustion engine powered sub-powered vehicle, ICE powered vehicles. The company's flagship products include ISG ECUs, EFI ECUs, combined ISG plus EFI ECUs, MCUs for electric vehicles, electric machines for both engine powered and electric bicycles and 2 और 3 व्हीलर एंड जीसी। अब रही प्रोडक्ट्स की बात, तो प्रोडक्ट्स में आप ये पढ़ सकते हैं मोबिलिटी हो गया, इंजन टू पावर 2 एंड 3 व्हीलर्स, ई बाइक, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक, ई स्कूटर्स, ई रिक्शा वगैरह वगैरह। और हम बात करें तो जनरेटर्स, मोटर्स वगैरह उसमें भी होती हैं। तो जनरेटर्स, कॉम्पिटिटिव स्टैंड्स, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं रुक के। मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं कि फाइनेंशियल्स क्या चल रहे हैं। तो फाइनेंशियल्स की तरफ मेरा ज़्यादा जोर रहता है। तो देखते हैं एक बार। एक चीज होती है कि कंपनी क्या काम करती है, कैसा करती है। सारी चीज आपकी फाइनेंशियल्स बयां कर देते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। इस सेक्टर में है, ये एक चीज इंपॉर्टेंट होती है जब आप सेक्टर वाइज एनालाइज कर रहे होते हैं कंपनी को। जब आप ये चीज देख रहे हैं कि कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना है, तो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हम इसमें बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर असेट्स में इंप्रूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है। फिर बात करें इनकम की, तो इनकम भी लगातार बढ़ रही है। अगर हम यहाँ देखें तो दिसंबर तक ही, अभी ये पूरे क्या तो उससे ईयरली बेस का नहीं दिया है यहाँ पर, दिसंबर में ही अपने पिछले साल की
टोटल इनकम को क्रॉस आउट कर चुके हैं। एक अच्छी बात है हम सब के लिए, एक बहुत ही अच्छी बात है ये। बाकी अगर हम नजर डालें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2023 में 429 करोड़ रुपीस पर 8.5 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था। और फिर बात करें 2024 में पैट गिर गया और यहाँ पर 5.88 करोड़ ही रह गए 535 करोड़ की सेल इनकम पर। और वहीं तो 662 करोड़ की इनकम पर 47 करोड़ पैट ये लेकर आए इस साल 2025 में। और फिर अब के इस साल में करीब इनका हम देखें तो 9.5-10% के आसपास पैट मार्जिन चल रहा है, जो कि 775 करोड़ की सेल पर ये लेकर आए हैं 71.5 करोड़ का पैट। आगे नजर डालते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में। रिजर्व्स की हम बात करें तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक मैसिव ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो कि हम देखें 2024 के बाद कितनी एक डबल से भी ज्यादा इसमें रिजर्व एंड सरप्लस में ग्रोथ दिखाई दे रही है। बोरोइंग की तरफ नजर डालें तो 2023 में 109 करोड़ की बोरोइंग थी, 2024 में 150 हो गई बढ़कर। और 2025 में जैसे कि आईपीओ प्लानिंग की होगी तो बोरोइंग्स कम की 49 करोड़ की ये बोरोइंग लेके आ गए। 50 करोड़ से 49 49.49 करोड़ आप मान लीजिए बीच में, फिर और कम की 46.89 47 करोड़ की अब यहाँ पर चल रही हैं इनकी बोरोइंग्स। अगर हम यहाँ नजर डालें कि जो एक पैट में अच्छा हमें उछाल दिखाई दे रहा है, एबिटा मार्जिन भी इंक्रीज हुआ, वो बोरोइंग कम होने की वजह से बोरोइंग में जो पैसा जा रहा था कि इंटरेस्ट वगैरह पे करने में, वो भी अब पैट में जुड़ गया, तो एक पैट में इंक्रीज हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इतना ज्यादा जो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में बढ़त हुई है, इतनी ज्यादा तो सेल हुई नहीं, इतने ज्यादा तो प्रॉफिट हुआ नहीं, इतने रिजर्व्स कैसे बढ़ गए, तो उस चीज के बारे में आगे दिखाई देंगे कि कैसे बढ़ गए। केपीआई में देखें तो आरओई की बात करें जो अगर हम, तो आरओई जो है 20% का दिसंबर 31 तक के डेटा के हिसाब पर 20% का है, और पिछले साल तक के डेटा, पिछले फाइनेंशियल ईयर तक के डेटा के हिसाब से 22% आरओई है। और आरओसीई की बात करें तो 31 दिसंबर तक के डेटा के हिसाब से 32.52% 3 क्वार्टर के बाद, और ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक 33.79%। डेट टू इक्विटी रेशियो कम हुई है एक पिछले से, और रिटर्न टू नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इंक्रीज हमें यहाँ दिखाई दे रही है। पैट मार्जिन की बात करें, पैट मार्जिन में एक उछाल है, जैसा कि मैंने कहा था 9-9.5% के आसपास, तो ये रहा 9.28%। और एबिटा मार्जिन की बात करें तो 20% का एबिटा मार्जिन हो गया 19% से, ऑलमोस्ट 21% ही मानते हैं इसे। ईपीएस पर नजर डालते हैं, ईपीएस में क्या सीन चल रहा है। प्री आईपीओ, आईपीओ से पहले 10.65 का ईपीएस चल रहा है, जो आईपीओ के बाद हो जाएगा 21.59 का। पी की बात करें, आईपीओ से पहले 126.91 का पी है, जो कि आईपीओ के बाद 62.63 का पी हो जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ से पहले ही 26.43% है। अब हालांकि हो सकता है जो सीईओज वगैरह हो वो ना बेच के, जो होल्डिंग मेंबर्स या लाइक जिन्होंने इन्वेस्टर्स हों वो सेलिंग कर रहे हो, तो इसमें जो मेन प्रमोटर है उनकी होल्डिंग पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ऑलरेडी आईपीओ से पहले अभी ज्यादा हुआ भी नहीं है, 26% पर बैठे हैं, यही अपनी होल्डिंग बेचकर इन्होंने रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ाए हैं। और हालांकि होल्डिंग अपनी प्रमोटर होल्डिंग्स के थ्रू इन्होंने अपने कंपनी को जरूर फंडिंग करी होगी, लेकिन रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ने का भी एक कारण यही है कि प्रमोटर होल्डिंग के सेल से इन्होंने रिजर्व्स एंड सरप्लस में पैसे बढ़ाए। तो पैसा कहाँ लगेगा, वो तो कहीं लगने वाला नहीं है, क्योंकि पैसा कहीं कंपनी में जा नहीं रहा है, पैसा जा रहा है इन्वेस्टर्स की जेब में। तो अब देखते हैं जीएमपी कितना चल रहा है। जीएमपी की बात करें तो 130 रुपीज का जीएमपी आना स्टार्ट हुआ था। 1352 के कट ऑफ प्राइस पर 130 रुपए का जीएमपी, जो कि 9.62% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस दिखा रहा था जीएमपी के हिसाब से। एक बार और बताना चाहूंगा, जीएमपी कोई ऑफिशियल वैल्यू नहीं होती है कि इतना लिस्ट हो ही जाएगा, ये जस्ट आपको डिमांड दिखाने के लिए एक हम बात करते हैं वैल्यू, एक टेम्पररी वर्चुअल वैल्यू कह सकते हैं इसे, है ना। और 1352 पर अब ये चल रहा है 5 रुपीज का। अब आप देखिए कितना बड़ा ड्रॉप है इसमें, 130 से सीधा 5 रुपीज पर पहुंच गया। 0.37% का। हो सकता है ये और गिर जाए, हो सकता है थोड़ा सा स्टेबल रहे या इतना ही रहे, लेकिन इसमें जहाँ मेरे पर्सनल चॉइस के हिसाब से मैं अगर देखूं तो मुझे इसमें ज़्यादा अच्छा लिस्टिंग गेन की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। बाकी अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। अपनी एनालिसिस के लिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखें
और रही बात जीएमपी की, तो मैं जीएमपी कंटिन्यूसली जैसे आईपीओ ओपन हो जाते हैं तो मैं जीएमपी की वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।